देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा देखो हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, ठीक है। ये जो लेआउट्स पढ़ रहे थे हम लोग की फैसिलिटी लोकेशन हम लोगों ने पढ़ा कि लोकेशन कैसे चूज करना चाहिए। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया था फैसिलिटी लेआउट, ठीक है। लोकेशन तो चेक कर लिया कि कहाँ पर हमें अपना फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहिए। अब उसके अंदर का इंटीरियर मतलब किस तरह से उसको डिजाइन करेंगे उसको बोला जाता है फैसिलिटी लेआउट। और वो लेआउट के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था गुड प्लांट लेआउट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। 13 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चॉइसेस ऑफ लेआउट, ठीक है। कि लेआउट जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो किस चीजों पे चॉइस, लेआउट का चॉइस किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा। ये पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग करेंगे चॉइसेस ऑफ लेआउट। यहाँ पर लिखते हैं चॉइसेस ऑफ लेआउट। लेआउट choices can help greatly in communicating and organizations product plans product and competitive priorities priorities, ठीक है। तो लेआउट चॉइसेस, अगर हम लोग लेआउट का जो चॉइसेस रहता है कि किस तरह से हमें लेआउट करना चाहिए, मतलब डिजाइन क्या होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर का, ये जो चॉइस हमें मिलता है करने के लिए, इससे हमें क्या हेल्प होता है। हम लोग अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का प्लान जो है कि कैसा प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए, क्या मार्केट में कंपटीशन है, ये कम्युनिकेट करवा देता है, ठीक है। इसको हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेआउट का चॉइसेस हमें हेल्प करता है कि हम लोग किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट प्लान और जो कंपटीटिव प्रायोरिटीज है उसे कम्युनिकेट करें, इसमें हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए हमें लेआउट का क्या करना चाहिए, मतलब लेआउट का जो चॉइसेस है वो ध्यान से हमें चूज करना चाहिए कि कैसा लेआउट हम लोग ले, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट प्लान है, कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज है, इसमें हमें हेल्प हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी पॉइंट में ऐड करना है लेआउट हैज मेनी practical and strategical implications। लेआउट जो है, लेआउट जो हम लोग चॉइस कर रहे हैं उसका बहुत सारा प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिकल इम्प्लीकेशंस होता है, ठीक है। अगर हम लोग एक भी लेआउट को ऑल्टर करते हैं तो उसका बहुत इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो ऑल्टरेशन ऑफ ए लेआउट, अगर हम लोग किसी भी लेआउट को चेंज करते हैं, जो डिजाइन है उसको चेंज करते हैं, कैन अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन and how well it meets its competitive priorities by, यहाँ पर पॉइंट करके हमें लिखना पड़ेगा कि ये किस तरह से अपना, मतलब अगर हम लोग कोई भी लेआउट, लेआउट क्या बोला है देखो, लेआउट हैज मेनी प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिकल इम्प्लीकेशंस। तो लेआउट मतलब क्या डिजाइन है फैक्ट्री के अंदर का, उसका बहुत मतलब प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल इम्प्लीकेशंस होता है। अगर हम लोग एक भी लेआउट ऑल्टर करना चाहते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ ए लेआउट, अगर हम लोग किसी भी तरह से चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। एंड हाउ वेल इट मीट्स इट, अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, ये हमारे
कम्पिटिटिव प्रायोरिटीज जो है हम लोगों ने क्यों चेंज किया? शायद हम लोग मार्केट में जो हमारा कंपटीशन है उसे मीट नहीं कर पा रहे थे, हमें अपना स्ट्रैटेजी वगैरह, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिकल इंप्लीकेशंस है, तो हमें अगर लेआउट का जरूरत है चेंज करने का कम्पिटिटिव प्रायोरिटीज के साथ मीटअप करने के लिए, तो हम लोग चेंज करेंगे, और ऑल्टरेशन करने पे हमें इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग जो चेंज करेंगे वही बोल रहा है, देखो कि यहाँ पर अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, प्रायोरिटीज बाय क्या क्या चेंज कर सकते हैं और उससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। फैसिलिटिंग फैसिलिटिंग द फ्लो ऑफ मेटेरियल एंड इंफॉर्मेशन। सपोज हम लोग का जो पहले लेआउट था वहां पर मेटेरियल का जो फ्लो था, मतलब मेटेरियल जो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो रहा था, वो उतना अच्छा लेआउट नहीं बना हुआ था, शायद टाइम टेकिंग था या फिर वर्कर को प्रॉब्लम हो रहा था। अगर हम लोग ऑल्टरेशन करेंगे तो हमें हो सकता है कि ये फैसिलिटी मिल जाए, मेटेरियल फ्लो का फैसिलिटी मिल जाए, इंफॉर्मेशन फ्लो का जो फैसिलिटी है शायद वो उतना अच्छा नहीं था, वो हमें मिल जाए। तो हम लोग चाहे तो ये ऑल्टरेशन कर सकते हैं, ऑल्टरेशन करके हमें ये बेनिफिट मिल सकता है, लाइक फ्लो ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन का फ्लो, ये इसका बेनिफिट मिल सकता है, इससे हम लोग अपने कम्पिटिटिव प्रायोरिटी को मीटअप कर पाएंगे। और क्या हो सकता है, हम लोग अपना कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, शायद कोई कम्युनिकेशन गैप हो रहा हो। ठीक है, अगर ऑल्टरेशन से हम लोग अपना कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाते हैं तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का एक मतलब एक मतलब प्रायोरिटी वाला पार्ट है। कम्युनिकेशन अगर गैप होगा तो फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो है वहां पर एक लैक दिखेगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकता है। थर्ड पॉइंट, improving employee moral, improving employee moral। हो सकता है पहले का जो लेआउट था, ठीक है, उससे एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो रहा था, फॉर एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, ये तो जस्ट एक पॉइंट है कि इससे हमें क्या हो सकता है कि अगर हम लोग अपना जो एग्जिस्टिंग लेआउट है उसे चेंज कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, अपने एम्प्लॉय का मोरल इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, और एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करेगा तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा चलेगा, कंपिटिटिव प्रायोरिटीज को मीटअप कर पाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से वो मार्केट के लिए परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि कस्टमर का और भी क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, कि अगर हम लोग अपना लेआउट चेंज कर रहे हैं तो कस्टमर कन्वीनियंस एंड सेल, ये सब भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग कस्टमर कन्वीनियंस कन्वीनियंस एंड मोरल, सॉरी एंड सेल्स। ठीक है, तो हम लोग कस्टमर कन्वीनियंस एंड सेल्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबर और इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर पहला लेआउट हमें लेबर और जो इक्विपमेंट है उसका यूटिलाइजेशन फुल्ली नहीं करने दे रहा था, हो सकता है हम लोग पार्शियली यूटिलाइज कर पा रहे थे, इस वजह से हमारा परफॉर्मेंस खराब हो रहा था, तो वो भी इंप्रूव हो सकता है। तो इंक्रीजिंग द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन of labor and equipment, और एम्प्लॉय का जो हैजर्ड्स है हो सकता है वो रिड्यूस हो। ठीक है, रिड्यूसिंग हैजर्ड्स टू एम्प्लॉयज।
ठीक है। तो अगर हम लोग अपना यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, देखो ये वाला यहाँ पर ही कंप्लीट होता है कि चॉइसेस ऑफ लेआउट, लेआउट चॉइस कर मतलब लेआउट क्या होना चाहिए, क्या इंटीरियर होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर का, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट प्लान है उसको कम्युनिकेट करने में, जो कम्पिटिटिव प्रायोरिटीज है उसको कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। अगर हमें मार्केट के कंपटीशन के साथ चलना है, हमें अपना प्रोडक्ट का ऑर्गेनाइजेशन वे में प्रोडक्ट को बनाना है, अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका प्रोडक्ट प्लान जो है उसको सही तरह से एग्जीक्यूट करना है ताकि वो मार्केट में अपना कंपटीशन रख पाए, तो हमें लेआउट का चॉइसेस जो है वो भी मतलब अच्छे तरीके से देख के करना चाहिए। और अगर हमें जरूरत हो, क्योंकि इसका बहुत ही प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिकल इंप्लीकेशंस है, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजिकल इंप्लीकेशंस तो यही सारा है ये, क्योंकि लेआउट का बहुत सारा प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिकल इंप्लीकेशंस है, तो अगर हमें जरूरत हो तो हम लोग इसको अल्टर कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग लेआउट उतना जो है वो उतना बेनिफिट नहीं दे रहा है हमें, तो हम लोग ऑल्टरेशन कर सकते हैं लेआउट का, ठीक है। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने जो कम्पिटिटिव प्रायोरिटीज है उससे मीटअप कर सकते हैं। और क्या क्या ऑल्टरेशन पे क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिल सकता है, फैसिलिटिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन, ऑल्टरेशन पे भी मिलेगा। और हम लोग जब अपना लेआउट का चॉइस करेंगे तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा फ्लो ऑफ मटेरियल और इन्फॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से हो रहा है, कम्युनिकेशन सही तरीके से हो रहा है। अगर ऑल्टरेशन कर रहे हैं तो उसमें इंप्रूविंग लिखेंगे कि इंप्रूव हो जाएगा, जो पहले से हमारा कम्युनिकेशन था उससे इंप्रूव हुआ। इंप्लॉय मोरल इंप्रूव कर सकते हैं, कस्टमर का सेल्स वगैरह कन्वीनियंस वगैरह इंप्रूव हो सकता है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड लेबर, लेबर का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, इक्विपमेंट का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, और एम्प्लॉय हैजर्ड्स जो है वो भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, चॉइसेस ऑफ लेआउट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे द टाइप of operations carried out in a firm determine the layout requirement। मतलब लेआउट कैसा चॉइस करें, मतलब बहुत सारा ऑप्शन रह सकता है, इसीलिए तो चॉइस का बात आ रहा है। चॉइस का बात कब आ रहा है, जब अलग अलग ऑप्शंस रहता है, तो कैसा लेआउट हमें चॉइस में मतलब कौन सा चूज करना चाहिए, वो तो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। ऑपरेशंस का मतलब एक्टिविटी, हम लोग क्या चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा लेआउट क्या बनेगा। तो इसीलिए लिखा है द टाइप ऑफ ऑपरेशंस कैरिड आउट इन ए फर्म डिटरमाइन द लेआउट रिक्वायरमेंट। कैसा एक्टिविटी कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज का बिजनेस है, क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके हिसाब से वो अपना लेआउट को चॉइस करता है। फिर भी कुछ फंडामेंटल चॉइसेस है, कुछ कुछ फंडामेंटल मतलब फैक्टर्स है जिसे ध्यान में रख के हमें लेआउट चॉइस करना चाहिए, ठीक है। तो वो लिख रहा है कुछ फंडामेंटल जो चॉइसेस है, फंडामेंटल मतलब सभी को, लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ता है, ठीक है। तो सम ऑफ द फंडामेंटल layout choices available to managers, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर का ही होता है, ठीक है। तो सम ऑफ द फंडामेंटल लेआउट चॉइसेस अवेलेबल टू मैनेजर्स आर, कुछ फंडामेंटल चॉइसेस है, फंडामेंटल चॉइसेस में क्या क्या आ रहा है, वेदर टू प्लान द लेआउट फॉर द current और फ्यूचर नीड्स। इसका मतलब है कि मैनेजर को जो फंडामेंटल फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए लेआउट चॉइस करने के लिए, पहला फैक्टर ये है कि जो लेआउट बनेगा क्या सिर्फ आज के बातों को ध्यान में रख के बनाना है, या फिर फ्यूचर के बातों को भी ध्यान में रख के बनाना है, या दोनों, या फिर कोई एक। वेदर टू प्लान द लेआउट फॉर द करेंट और फ्यूचर नीड्स, हमें करेंटली क्या चाहिए इसी हिसाब से अपना लेआउट बनाना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर में क्या चाहिए इस हिसाब से अपना लेआउट जो है हम लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब
मैनेजर को ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक फंडामेंटल हो गया। तो कैसा भी एक्टिविटी क्यों ना करे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा ये वाला पॉइंट, कि हम लोग जो अभी करंट लेआउट बना रहे जस्ट फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन और फॉर फ्यूचर सिचुएशन ऑल्सो, ठीक है। दोनों चीज को हमें ध्यान में रखना है या सिर्फ किसी भी एक ही चीजों को ध्यान में रख के हमें करना है, तो ये फंडामेंटल हो गया इसीलिए, क्योंकि ये सभी को देखना पड़ेगा। सेकेंड हो जाएगा वेदर टू सिलेक्ट spelling TWEG, whether to select a single story or multi story building design। तो जो लेआउट बन रहा है, ठीक है, मतलब लेआउट में तो बिल्डिंग होगा, ठीक है, जैसे कि एक जगह पे फैक्ट्री होगा, कहीं ऑफिस होगा, तो जो भी बिल्डिंग बनेगा या फिर एक बिल्डिंग दो, जितना जहां पर जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो सिंगल स्टोरी होगा या मल्टी स्टोरी। मल्टी स्टोरी मतलब हो गया एक तला, दो तला, तीन तला, मतलब सिर्फ ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मल्टी स्टोरेज, ठीक है। और अगर सिंगल स्टोरेज मतलब मल्टी स्टोरेज कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ग्राउंड में ही काम हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर ही रहेगा हर जगह पे। ये एक उनका चॉइस रह सकता है, ये भी एक फंडामेंटल लेआउट चॉइसेस है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। कोई कुछ भी मैन्युफैक्चर क्यों ना करे, ये दोनों चीज सभी पे एप्लीकेबल होगा, कि प्लान जो बन रहा है फ्यूचर को ध्यान में रखे या प्रेजेंट को ध्यान में रखे, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाना है या फिर हमें सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग बनाना है, तो ये भी एक फंडामेंटल चॉइस हो जाता है जब हम लोग लेआउट डिजाइन करते हैं। थर्ड फंडामेंटल चॉइस क्या है? थर्ड फंडामेंटल चॉइस है व्हाट टाइप ऑफ लेआउट टू चूज। व्हाट टाइप ऑफ लेआउट टू चूज, किस तरह का लेआउट हमें बनाना है, किस तरह का लेआउट चूज करेंगे, वो तो डिपेंड करेगा ऑपरेशन कैरिड आउट जो है उसके ऊपर, ठीक है। किस तरह का लेआउट चूज करेंगे उसके बाद ये ध्यान में आना चाहिए, ठीक है, किस तरह का लेआउट चूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया व्हाट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया टू एम्फसाइज, ठीक है, किस तरह का परफॉर्मेंस क्राइटेरिया रखना है हमें, ठीक है। मतलब लेबर ज्यादा रखना है, मतलब परफॉर्मेंस जो होगा वो किस हिसाब से होगा, ठीक है। कैसा काम हो रहा है, मतलब लेबर ओरिएंटेड ज्यादा है, मशीन ओरिएंटेड है, मतलब परफॉर्मेंस तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा ना, तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो है वो सबसे ज्यादा किस चीज पे डिपेंड होगा, क्या चीज उसे एम्फसाइज करेगी। जैसे लेबर ओरिएंटेड हो सकता है, मशीन ओरिएंटेड हो सकता है, मिक्स्ड अप हो सकता है, किस तरह का काम हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया टू एम्फसाइज, तो ये चार हो गया हम लोगों का फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल फैक्टर्स जिससे हम लोग लेआउट का चॉइस करेंगे, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर हम लोगों ने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लेआउट चॉइसेस, ठीक है। अब हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लेआउट चॉइसेस, ये तो फंडामेंटल हो गया। और अब हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोगों ने जो पढ़ा ये भी है फैक्टर्स, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है लेआउट को चॉइस करने में, बट ये फंडामेंटल फैक्टर्स है। और इसके अलावा भी और कुछ फैक्टर्स होता है जो कि लेआउट चॉइस करने में हमें हेल्प करता है, तो वो लिखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लेआउट चॉइस। मतलब ये फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करता है जब हम लोग लेआउट का चॉइस करते हैं, और ये जो है ये इन्फ्लुएंस नहीं, ये तो बेस है, ये फंडामेंटल है, इसी के बेसिस पे ही लेआउट चॉइस करेंगे। उसके बाद कुछ फैक्टर्स ऐसा होता है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है कि हमें इस तरह का लेआउट चॉइस करना चाहिए, तो वो फैक्टर्स क्या क्या है। तो पहले लिखेंगे प्राइमरीली द लेआउट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय
the relationship among मेन जो तीन चीज के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। पहला हो गया मेटेरियल, तीनों एम से ही है, ठीक है, याद रह जाएगा, मेटेरियल, मशीन एंड मेन, ठीक है। तो प्राइमरी लेआउट इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलेशनशिप, मतलब मेन जो भी काम कर रहा है वहां पर जो ह्यूमन बीइंग है, जो मशीन्स है, जो मेटेरियल्स है, इन तीनों के रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करेगा सबसे पहला कि हमारा लेआउट का कैसे, मतलब लेआउट चॉइस क्या होना चाहिए, ठीक है। हमारा मशीन ओरिएंटेड काम ज्यादा है, ह्यूमन बीइंग ओरिएंटेड है, मेटेरियल ओरिएंटेड है, तो ये तीनों का कैसा रिलेशनशिप बन रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन पे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये एकदम प्राइमरी फैक्टर है, ठीक है, जो लेआउट को इन्फ्लुएंस करेगा। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी कुछ है, देखो अदर फैक्टर्स क्या क्या है। अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लेआउट चॉइसेस आर डिस्कस्ड डिस्कस बिलो, ठीक है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या है देखो। पहला पहला है लोकेशन, ठीक है, लोकेशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ये देखो, तो यहाँ पर देखो, पहले हम लोगों ने देखा फंडामेंटल, जो लेआउट चॉइस करने का जो फंडामेंटल फैक्टर्स है, ठीक है, जिसमें तीन तरह का फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा, एक फंडामेंटल, एक प्राइमरी फैक्टर और एक अदर फैक्टर। तीन तरह का फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हम लोगों को लेआउट चॉइस करने में। फंडामेंटल जो सभी पे एप्लीकेबल होगा, नेक्स्ट है प्राइमरी फैक्टर, ये भी सभी पे एप्लीकेबल हो जाएगा, और कुछ अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में पहला आ गया लोकेशन, ठीक है। लोकेशन के बारे में देखो, लोकेशन कैसे हमारे लेआउट को इन्फ्लुएंस करेगा। लोकेशन का मतलब हो जाता है जहां पर हमारा फैक्ट्री लगने वाला है, ठीक है, वो उस जगह का साइज वगैरह, ठीक है, कितना जगह है, ठीक है, कितना स्क्वायर फीट जगह है, क्या किस तरह का साइट है, ठीक है, जहां पर हम लोग प्लांट वगैरह लगाना चाहते हैं, जहां पर हम लोग बिल्डिंग वगैरह लगाना चाहते हैं, मतलब मल्टी स्टोरीड हो, सिंगल स्टोरीड, ये सब तो फंडामेंटली पहले हम लोगों ने सोच ही लिया है, ठीक है। तो ये सब लेआउट डिजाइन को हमें, लेआउट का जो डिजाइन है उसे इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। the size and type of the site selected, जो साइट यानी कि जो लोकेशन हम लोगों ने सिलेक्ट किया उसका साइज क्या है, उसका टाइप क्या है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा बिल्डिंग हम लोग बनाएंगे। इन्फ्लुएंस मतलब कितना जगह है, ठीक है, उसके हिसाब से इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ बिल्डिंग। कैसा बिल्डिंग बनेगा वो डिपेंड करता है लोकेशन के साइज और साइट का जो टाइप है उसके ऊपर। बिल्डिंग का जैसे ऑप्शन रह सकता है हमारे पास सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी, which in turn influences the layout design. Also, the location of the plant determines the mode of transportation from and into the plant, such as by goods, train, truck,
ship and the layout should provide facilities for mode of transport use. अच्छा, पहले ये बता देते क्या लिखा है। यहाँ तक तो मैंने बताया कि क्या है कि द साइज एंड टाइप ऑफ द साइट selected influence the type of building, single story or multi story, which in turn influences the layout design. यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि क्या होता है। Also the location of the plant determines the mode of transportation from and into the plant. तो लोकेशन कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा कि प्लांट डिटरमाइंस द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एंड इनटू द प्लांट, मतलब प्लांट तक जहां पर फैक्ट्री लगा हुआ है वहां तक रॉ मटेरियल वगैरह कैसे आएगा, किस तरह से पहुंचेगा, या फिर वहां से किस तरह से फिनिश गुड्स बाहर जाएगा, वो तो डिपेंड कर रहा है कि कितना बड़ा लोकेशन है और कैसा लोकेशन है। मतलब वहां पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, क्या ट्रेन लाइन से हमें काम करना है, मतलब ट्रेन का जो ट्रैक वगैरह है वो आसपास है तो गुड्स ट्रेन के थ्रू से होगा, रॉ मटेरियल पहुंचेगा फैक्ट्री तक। अगर रोडवेज है तो ट्रक वगैरह से होगा, अगर मतलब वाटरवेज है तो फिर शिप वगैरह से होगा। तो कैसा लोकेशन हम लोगों ने लिया है, आसपास क्या है, आसपास क्या ट्रेन ट्रैक है, या फिर आसपास रोड है, या फिर आसपास जो है पानी वाला जगह है, तो वहां से शिप से जो है गुड्स वगैरह हम लोग ले जाना ले आना कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज बोल रहा है कि ऑल्सो द लोकेशन ऑफ द प्लांट, कहां पर प्लांट का लोकेशन क्या है, डिटरमाइंस द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब मोड तीन तरह से ही हो सकता है, ट्रेन के थ्रू से, ठीक है, और रोड के थ्रू से और पानी के थ्रू से। ठीक है, इसलिए बोला है गुड्स ट्रेन जो कि ट्रेन के थ्रू से हो जाएगा, ट्रक यानी रोड के थ्रू से, शिप यानी पानी के थ्रू से, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एंड इनटू द प्लांट, प्लांट तक आ सकता है, प्लांट से जा सकता है। ठीक है, मतलब फैक्ट्री में बनने के बाद वहां से भी तो जो है गुड्स आउट होगा ना, मतलब जो फिनिश गुड्स है, और रॉ मटेरियल आएगा। एंड द लेआउट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब ऑल्सो द लोकेशन ऑफ द प्लांट डिटरमाइन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एंड इनटू द प्लांट, the layout should into the plant and the layout should provide facilities, layout should provide facilities for mode of transportation used। कैसा लेआउट है, मतलब हम लोग जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मोड यूज कर रहे हैं वो तो डिपेंड करेगा कि लोकेशन के आसपास क्या है, मतलब पानी वाला जगह है या फिर रास्ता बना हुआ है या फिर ट्रेन ट्रैक बना हुआ है। और अगर हम लोग लेआउट उस हिसाब से बनाएंगे तो हमें लेआउट जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है कि किस तरह से हम लोग उस मोड को अच्छे तरीके से यूज कर पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, मोड तो जो है वो हम लोगों ने लोकेशन जैसा चूज किया, मोड वही रहेगा। अगर हम लोगों ने ट्रेन ट्रैक के आसपास लोकेशन है तो हमें ट्रेन वाला फैसिलिटी मिल जाएगा, बट उस फैसिलिटी को कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, उस अगर हम लोग लेआउट अच्छे तरीके से बनाएंगे, उस चीज को ध्यान में रख के कि हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो उससे हमारा बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन का। ये चीज बोल रहा है कि लोकेशन का चॉइस कितना मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, ऑल्सो द लेआउट शुड प्रोवाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्यूल, रॉ मटेरियल, फ्यूचर एक्सपेंशन, नीड, फ्यूचर एक्सपेंशन नीड पावर जनरेशन रिक्वायरमेंट एटसेट्रा। और हमें अपना लेआउट जो है, मतलब जो लोकेशन हम लोगों ने चूज किया है वहां पर जो लेआउट डिजाइन किया है वो
इस तरह से होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में हमें इसे एक्सपेंशन करने का जरूरत हो तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ठीक है। हम लोग चाहे तो अपना फ्यूल रॉ मटेरियल वगैरह स्टोर कर पाए, ठीक है। हम लोग अपना पावर जनरेशन का अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो भी वहां पर उसका यूनिट भी लगा पाए, इस तरह का लोकेशन हमें लेना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से अपना लेआउट जो है डिजाइन करना चाहिए। तो ये चला गया पहला। और एक पॉइंट अदर फैक्टर्स में लोकेशन, लोकेशन किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है लेआउट के डिजाइन को, क्योंकि लोकेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा लेआउट का डिजाइन क्या होगा। जैसे हम लोगों ने देखा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है उस हिसाब से अपना लेआउट करना चाहिए। और हम लोगों ने देखा कि लेआउट जो है वो हम लोग का क्या होना चाहिए, जो लोकेशन का लोकेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि हम अपने लेआउट को फ्लेक्सिबल बना पाए, ताकि जब जरूरत होगा तब हम लोग फ्यूचर में उसे एक्सपैंड कर पाए, ठीक है। रॉ मटेरियल वगैरह स्टोर कर पाए, फ्यूल वगैरह स्टोर कर पाए, पावर जनरेशन का अगर जरूरत हो तो वो भी कर पाए। नेक्स्ट हो जाएगा मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी और इक्विपमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो लेआउट को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। कैसे देखो, पहले लिख देते फिर समझाते हैं। द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, टाइप ऑफ प्रोसेसेस एंड मैनेजमेंट पॉलिसी ऑन टेक्नोलॉजी determines the type of machines and equipment to be installed। अच्छा देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, द टाइप ऑफ प्रोडक्ट किस तरह का प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितने क्वांटिटी में बना रहे हैं, टाइप ऑफ प्रोसेस एंड मैनेजमेंट पॉलिसी क्या प्रोसेस का मतलब किस तरह से प्रोसेस करके वो प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट बनने का जो प्रोसेस है वो कैसा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, मैनेजमेंट का पॉलिसी क्या है, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, डिटरमाइन द टाइप ऑफ मशीन, उसी हिसाब से हमें मशीन लगाना है, हमें क्या चीज प्रोडक्शन करना है उसी हिसाब से तो मशीन लगाएंगे। अगर हमें कम मतलब प्रोडक्शन अगर हम लोग कम वॉल्यूम में करना चाहते तो छोटा मशीन लगेगा, अगर ज्यादा वॉल्यूम प्रोडक्शन करना चाहते तो बड़ा बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी हिसाब से मैनेजमेंट अपना पॉलिसी लेगी, क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते उसके हिसाब से उसका प्रोसेसिंग मेथड रहेगा, टेक्नोलॉजी भी उसी हिसाब से हमें यूज करना पड़ेगा मशीन में, एंड इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग अपना मशीन और इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल्ड करेंगे, मशीन और इक्विपमेंट उसी हिसाब से लगेगा जिस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जिस प्रोसेस से प्रोडक्ट बनेगा, जितने क्वांटिटी में बनेगा, उसी हिसाब से मैनेजमेंट भी अपना पॉलिसी टेक्नोलॉजी जो है मशीन का उस तरह से यूज करेगी, ठीक है। तो मशीन और इक्विपमेंट ये भी जो है ये भी लेआउट का मतलब एक हिस्सा हो जाएगा कि हम लोग किस तरह का मशीन यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो लेआउट उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे। अगर छोटा मशीन लगेगा तो जो हमारा लोकेशन जो हम लोगों ने चूज किया है वहां पर मशीन यूनिट बैठाने का जगह उतना बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग अलग अलग, अगर मान लो बहुत बड़ा मशीन लगेगा तो मशीन के लिए जगह जो है वो ज्यादा चाहिएगा, तो लेआउट उस तरह से होगा। अगर एक मशीन बैठेगा तो कम जगह ऑक्युपाइड हो रहा है, अगर 3-4 मशीन को लगाना पड़ेगा तो ज्यादा जगह ऑक्युपाइड हो रहा है, तो इस तरह से लेआउट भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग एक मतलब कितना, अगर घर के अंदर जैसे मान लो 2 BHK का जगह है, 2 BHK बना रहे, ठीक है, ये हमारा पूरा जगह है जिसमें कि हम लोग 2 BHK बनाना चाहते हैं। अब उसमें भी बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा जगह निकाल के कुछ अलग कुछ स्टडी रूम वगैरह ये सब वो भी हो सकता है, कोई चाहते कि अपना बड़ा सा हॉल रहे वो भी कर सकते हैं। तो उसी जगह में अलग अलग मोड का डिजाइन बन सकता है, ठीक है, उसी जगह पे अपना जो है हम लोग लेआउट अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि कैसा मशीन इक्विपमेंट वगैरह इंस्टॉल्ड होगा उस हिसाब से लेआउट बनेगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो लेआउट को इन्फ्लुएंस करेगा कि किस तरह का मशीन वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं। और मशीन वगैरह कैसा लगेगा वो तो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट वगैरह क्या बन रहा है, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या हो रहा है, मैनेजमेंट का पॉलिसी क्या है, ये सब के ऊपर। नेक्स्ट हो जाएगा मैनेजरियल पॉलिसीज।
मैनेजरियल पॉलिसीज का मतलब है कितना प्रोडक्ट, कितने वॉल्यूम में प्रोडक्ट बनेगा, वो तो मैनेजर डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्शन होगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फ्यूचर में अगर हम लोग चाहे तो एक्सपेंशन हमारी यूनिट को कर सकते हैं कि नहीं, क्या हमें ऑटोमेशन ज्यादा करना चाहिए, हमें मेक और बाई डिसीजन लेने में भी मैनेजर ही हेल्प करता है। मतलब मेक और बाई हम लोगों ने जो मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे थे उसमें देखा कि मेक और बाई किस में हमारा ज्यादा बेनिफिट है, वो हमें चेक करना पड़ता है। तो वो मैनेजर ही चेक करते हैं कि अगर हम लोग कोई भी कंपोनेंट फैक्ट्री में बना रहे थे और मार्केट में भी वो खरीदने को हमें मिलेगा, तो क्या हमें मार्केट से खरीद के प्रोडक्ट में उसे ऐड करके बेचना चाहिए या फिर हम लोगों को उसे खुद से बनाना चाहिए। तो चेक करके देखना चाहिए कि किसमें ज्यादा बेनिफिट है। तो मेक और बाई डिसीजन हो गया। डिलीवरी स्पीड क्या होना चाहिए, कस्टमर ताकि सेटिस्फाइड रहे, ठीक है। तो कितना हमें रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए, मतलब मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये सब चीज जो है मैनेजर का पॉलिसीज होता है, ठीक है। और कुछ भी कितने लोगों को रखना चाहिए काम में, यानी पर्सोनल पॉलिसीज, पर्सोनल मतलब ह्यूमन बीइंग्स का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा हमारे काम में, वो भी मैनेजर का डिसीजन होगा। इसके हिसाब से भी हमारा प्लांट लेआउट होगा। मतलब हमारा पर्सनल, मतलब अगर हमें रॉ मटेरियल ज्यादा रखना है तो गोडाउन वगैरह ज्यादा होगा। अगर मैनेजर को लग रहा है कि रॉ मटेरियल वगैरह ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा तो गोडाउन, बड़ा बड़ा गोडाउन बनेगा, तो उस हिसाब से लेआउट बनना चाहिए, एक गोडाउन बनेगा, दो बनेगा। हमें अगर ज्यादा ह्यूमन बीइंग को रखना है तो ह्यूमन बीइंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्टिंग रूम वगैरह, एक कैंटीन, ठीक है, और लंच करने के लिए एक जगह, ये सब हमें अरेंज करना पड़ेगा। अगर हमारा ज्यादा ऑटोमेशन यानी मशीन ओरिएंटेड काम है तो मशीन्स को अटैच करने के लिए, इंस्टॉल्ड करने के लिए उस तरह का जगह रखना पड़ेगा। तो लेआउट का डिजाइन उस हिसाब से होगा कि मैनेजर क्या सोच रहे हैं। अगर हमारा ज्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगा जिसे वेयर हाउस वगैरह में स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो उस तरह से हमें वेयर हाउस वगैरह भी बना के रखना पड़ेगा जहां पर स्टोर होके रह पाएगा। अगर हम लोग ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं कि जितना प्रोडक्शन हुआ फिर बेच दिया, फिर प्रोडक्शन हुआ बेच दिया, इस तरह से भी कर सकते हैं, तो उसमें स्टोरेज नहीं लगेगा। तो ये सब मैनेजर का पॉलिसीज जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा लेआउट कैसा बनेगा। तो देखो मैनेजरियल पॉलिसीज में क्या होगा, रिगार्डिंग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोविजंस provisions for future expansion, extent of automation, make or buy decision, speed of delivery of goods to customer, purchasing and inventory policy, and personnel policy influences the plant layout design। तो ये तो मैंने डिटेल्स में अभी बता ही दिया। देखो ये चीज कि रिगार्डिंग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कौन मैनेजर, क्या मैनेजर का पॉलिसी के अंडर क्या क्या आता है, कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करना चाहिए उनको, ठीक है, ये मैनेजर डिसाइड करता है। फ्यूचर एक्सपेंशन का क्या प्रोविजंस है, एक कितना ऑटोमेशन उन्हें करना है, क्या ऑटोमेशन मतलब मशीन ओरिएंटेड काम ज्यादा होगा, प्रोडक्ट को बनाना है या मार्केट से खरीदना है, रॉ मटेरियल वगैरह खुद से कोई कंपोनेंट बना सकते हैं, बना के बेच सकते हैं, तो हमें खरीदना चाहिए या फिर बाई करना चाहिए। स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर, कस्टमर का कितना जल्दी हम लोग प्रोडक्ट जो है पहुंचा सकते हैं। परचेजिंग एंड इन्वेंट्रीज पॉलिसी, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह कितना स्टोर, मैक्सिमम मिनिमम लेवल क्या होगा। फिर पर्सोनल पॉलिसीज, मतलब कितने ह्यूमन ओरिएंटेड काम होगा। इन्फ्लुएंसेस द प्लांट लेआउट डिजाइन, ठीक है, इसी हिसाब से हमारा प्लांट लेआउट जो है इफेक्ट हो सकता है। तो मैनेजर पॉलिसी भी प्लांट लेआउट को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है मेटेरियल्स।
मेटेरियल मतलब हमारा मेटेरियल जो है वो किस हिसाब से होगा, ठीक है, मतलब अगर हमें स्टोरेज वगैरह ज्यादा करना है, ठीक है, मेटेरियल को किस तरह से हमें रखना पड़ेगा, क्या सप्लाई जो कंडीशन है वो क्या है, ठीक है, कितना हम लोग यूज कर रहे हैं, कितना हमें स्टोरेज वगैरह करके रखना है, उसके लिए स्टोरेज का एरिया क्या होगा, ठीक है, अगर हमें जो मटेरियल है वो कैसा है, किस तरह का है, मतलब लाइट वेट है, हेवी वेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, मतलब जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो कैसा है, बिग है, स्मॉल है, सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, ये उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक जब पहुंचेगा, रॉ मटेरियल जो स्टोरेज जहां पर है वहां से जब मतलब फैक्ट्री में जाएगा तो वो किस मोड में जाएगा, मतलब हमें क्या चाहिए, क्रेन चाहिए, ट्रॉली चाहिए, क्या पाइपलाइन एटसेट्रा, मतलब पाइपलाइन जैसे कि लिक्विड अगर कुछ है तो पाइपलाइन के थ्रू से वो जा रहा है, तो कैसा रॉ मटेरियल है, किस नेचर का रॉ मटेरियल है, क्या हम लोग ज्यादा स्टोरेज करके रख रहे हैं तो स्टोरेज हमें चाहिए, किस तरह, किस नेचर का, किस काइंड ऑफ मटेरियल हम लोग यूज करें, उसके ऊपर भी हमारा प्लांट लेआउट जो है वो मतलब बनेगा। अगर पाइप वगैरह जो है वो लगाना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसका लेआउट अलग हो जाएगा। अगर हमें क्रेन वगैरह रखना है ताकि वो क्रेन के थ्रू से, हेवी वेट है तो क्रेन के थ्रू से वो फैक्ट्री तक पहुंचेगा, तो उसके लिए अलग जो है लेआउट फैसिलिटीज हमें बनाना पड़ेगा। तो मटेरियल का नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का हमारा लेआउट होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं प्लांट प्लांट लेआउट इंक्लूड्स provisions for storage and handling of raw material, supplies and components used in production। प्लांट लेआउट कैसा होगा, ठीक है, उसके लिए हमें ये भी देखना चाहिए कि प्रोविजंस फॉर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, किस तरह से हम लोग रॉ मटेरियल को मतलब रखना चाह रहे हैं, कैसा स्टोरेज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें प्लांट लेआउट में ये सारा चीज इंक्लूडेड होना चाहिए। सप्लाई कैसे होगा रॉ मटेरियल का, और जो भी, या फिर ऐसा कोई कंपोनेंट जो हम लोग प्रोडक्शन में यूज करें उसका कैसे सप्लाई होगा, ये सब भी प्लांट लेआउट के अंडर ही आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा द टाइप ऑफ स्टोरेज एरियाज, कैसे, कैसा स्टोरेज एरिया होना चाहिए, कितना बड़ा होगा, ठीक है, या फिर कम जगह पे ही हो जाएगा, या रैक्स वगैरह, स्टोरेज रैक होगा, स्टोरेज एरिया होगा, हैंडलिंग इक्विपमेंट, मटेरियल को सही रखने के लिए अगर हमें कोई इक्विपमेंट का जरूरत है, या फिर मतलब मटेरियल को मैनेज करने में, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट का जरूरत हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला क्रेन का जरूरत हो सकता है अगर सॉलिड हेवी वेट मटेरियल है, ठीक है, पाइप का जरूरत हो सकता है अगर कुछ लिक्विड टाइप का कुछ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, ट्रॉली हो सकता है। तो हैंडलिंग इक्विपमेंट सच एज क्रेन्स, ट्रॉलीज, कन्वेयर्स और पाइपलाइन etc. used used all depend on the type of material used, such as solid, सॉलिड होगा तो क्रेन का जरूरत हो सकता है, ठीक है, या फिर ट्रॉली में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, लिक्विड है तो पाइप वगैरह का जरूरत हो सकता है, लाइट वेटेड है तो उस तरह का कुछ हैंडलिंग इक्विपमेंट का हमारा जरूरत होगा, हेवी, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, बल्कि बिग, स्मॉल एटसेट्रा।
तो ये हो गया मेटेरियल का फैक्टर्स जो हमारे लेआउट को इन्फ्लुएंस करेगा। मेटेरियल का फैक्टर इस तरह से लेआउट को इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हम लोग कैसा जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, हेवी वेट बना रहे हैं, लाइट वेट बना रहे हैं, बिग स्मॉल लिक्विड और सॉलिड। मतलब जैसे रॉ मटेरियल कैसा है, रॉ मटेरियल जिस नेचर का हो रहा है, जैसे लिक्विड हो सकता है, लाइट वेट हो सकता है, हेवी वेट हो सकता है, बिग स्मॉल हो सकता है, वैसे ही जो फिनिश गुड्स बनेगा उसका भी तो कुछ ना कुछ नेचर होगा। वो लिक्विड नेचर का फिनिश गुड्स हो सकता है, लाइट वेट हो सकता है, हेवी वेट हो सकता है, बिग हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, ठीक है, लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा लेआउट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे वो रॉ मटेरियल के लिए होगा, सेम इसी तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए भी होगा। द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज वेदर द प्रोडक्ट इज लाइट और हेवी, बिग और स्मॉल, लिक्विड और सॉलिड, etc. It influences the type of layout. For example, solid solid नहीं, for example ship building, aircraft assembly, locomotive assembly, etc. requires a layout type different from that needed to produce refrigerator, car, scooter, television set, soap, detergent, soft drinks, etc. ये क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ा और भी लिखेंगे। देखो पहले ये क्या बोल रहा है कि द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज वेदर द प्रोडक्ट इज लाइट और हेवी, बिग और स्मॉल, लिक्विड और सॉलिड, एटसेट्रा, इट इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ लेआउट। लेआउट जो कैसा बनेगा वो फिनिश गुड्स के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्या वो बिग बिग है कि स्मॉल है, लाइट और हेवी है, लिक्विड है, सॉलिड है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट असेंबली, लोकोमोटिव मतलब ट्रेन का जो भी होता है, ठीक है, तो ट्रेन का जो डब्बा वगैरह होता है, लोकोमोटिव असेंबली एटसेट्रा, इसके लिए जो लेआउट का जरूरत होगा, अगर किसी का शिप बिल्डिंग है, एयरक्राफ्ट असेंबली का काम है, लोकोमोटिव असेंबली का काम है, इसके लिए जो लेआउट का जरूरत होगा ये बिल्कुल अलग होगा जो लेआउट का जरूरत होता है रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए, कार, अगर किसी का रेफ्रिजरेटर प्रोडक्शन यूनिट है तो उसका लेआउट जैसा होगा, कार का लेआउट जैसा होगा, कार मैन्युफैक्चरिंग लोगों का जो लेआउट होगा, स्कूटर जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनका प्लांट लेआउट जैसा होगा, टेलीविजन सेट, सोप, डिटर्जेंट, सॉफ्ट ड्रिंक एटसेट्रा, तो इनका जो लेआउट होगा इससे ये लेआउट जो है बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। ये भी थोड़ा थोड़ा अलग होगा, ये एकदम बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, लेकिन इनका लेआउट जो है बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। यही चीज बता रहा है कि अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग लेआउट जो है वो बनेगा। अच्छा, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, द मैन्युफैक्चरिंग
the manufacturing process equipments and machines used and the processing steps largely depend on the nature of the product and hence the layout design depends very much on the product. तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इक्विपमेंट एंड मशीन, मैन्युफैक्चर करने के लिए जिस तरह का इक्विपमेंट या मशीन्स का यूज हो रहा है, एंड द प्रोसेसिंग स्टेप्स, क्या किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, क्या चीज क्या मतलब थ्रू किस मीडियम प्रोसेस हो रहा है, मतलब इक्विपमेंट कैसा है, मशीन्स कैसा है, लार्जली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये तो हम लोगों ने पहले यहाँ पर भी पढ़ा था कि जब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे कि मशीन इक्विपमेंट कैसा होगा जैसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करके मशीन इक्विपमेंट होगा, मतलब सभी इंटर रिलेटेड हो गया ना। लार्जली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड हेंस द लेआउट डिजाइन डिपेंड्स वेरी मच ऑन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर लेआउट का डिजाइन डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट, इसीलिए प्रोडक्ट का डिजाइन जो है वो मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा। और जब मशीन वाला बोलेंगे तब बोलेंगे कि मशीन जो है प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा प्रोडक्ट बन रहा है, उस हिसाब से हम लोग मशीन लगाएंगे। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है उसके हिसाब से हम लोग मशीन का यूटिलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर बोला था हाँ वही कि यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट होगा, कितना वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा, मैनेजर क्या चाहता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज होगा, उस हिसाब से मशीन इक्विपमेंट होगा, मतलब इंटर रिलेटेड ही हो गया। प्रोडक्ट कैसा बनेगा वो मशीन के मतलब उस हिसाब से मशीन हमें खरीदना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजी का मशीन हमें यूज करना पड़ेगा, तो लेआउट भी उसी हिसाब से बन जाएगा। द लेआउट डिजाइन डिपेंड्स वेरी मच ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट है यहाँ पर वर्कर, नेक्स्ट पॉइंट है वर्कर। वर्कर के ऊपर डिपेंड करता है कि लेआउट कैसा होगा, तो वर्कर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा देखो, मतलब कैसे वर्कर हमें हम लोगों ने रखा है, मतलब ज्यादा मतलब फीमेल है वर्कर या कि ज्यादा मेल है, ठीक है। तो जेंडर ऑफ एम्प्लॉइज जो होगा, अच्छा अब वो जो काम करे वो कैसा काम करे, मतलब ज्यादा काम खड़े खड़े करना पड़ता है, मतलब क्या पोजीशन है काम करने का, मतलब कैसा नेचर का वर्क है, क्या उन्हें स्टैंडिंग ज्यादा रहना मतलब खड़े ज्यादा रहना है या फिर उन्हें बैठ के ज्यादा काम करना है, ठीक है। तो ये सब के ऊपर डिपेंड करके हमें अपने जो लोकेशन है वहां पर रेस्टिंग रूम, टॉयलेट्स, कैंटीन, ठीक है, जो एक इंसान का बेसिक नीड्स होता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो उनके लिए हमें क्या क्या मतलब अरेंजमेंट रखना चाहिए ताकि वो उनका प्रॉब्लम ना हो, उनका हेल्थ हैजर्ड्स ना हो, उनका मोरल डाउन ना हो, उस हिसाब से हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो वर्कर किस तरह के हैं, कैसे वर्कर काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका बेसिक नीड्स को ध्यान में रख के हमें अपना लेआउट जो है वो बनाना चाहिए, क्योंकि बिना वर्कर तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द जेंडर of employees। जैसे चाय का जो बगान होता है वहां पर ज्यादा फीमेल वर्कर काम करती है, क्योंकि चाय के पत्ती को तोड़ने का जो काम है वो ज्यादा फीमेल मतलब ज्यादा नहीं मतलब फीमेल वर्कर से ही वो काम करवाया जाता है, तो इसीलिए जेंडर का बात हुआ है। कोई कोई इंडस्ट्री ऐसा होता है जहां पर कि फीमेल नहीं काम कर सकती, मेल ही कर सकते हैं पर्टिकुलरली, या फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि फीमेल वर्कर को ही रखना पड़ेगा, या फिर मिक्सड अप भी हम लोग कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का काम हो रहा है। द जेंडर ऑफ एम्प्लॉइज men and women, the position of employees while working, that is
स्टैंडिंग और सिटिंग, एम्प्लॉय फैसिलिटीज needed such as locker rooms, restrooms, toilets, canteen, कॉफी और टी बेज etc are to be considered while designing the plant layout। तो जब प्लांट लेआउट डिजाइन करेंगे तो हमें ये सब चीजों का भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनके लिए बेसिक नीड्स जो जरूरत होता है ह्यूमन बीइंग का, वो होना चाहिए, जैसे कि लॉकर रूम, रेस्ट रूम, टॉयलेट, कैंटीन। अगर मान लो कैंटीन नहीं है और खाने के लिए जो आसपास कुछ है नहीं, ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, तो वर्कर तो उसी में टाइम जो है उनका चला जाएगा। या फिर टी कॉफी का अरेंजमेंट, क्योंकि काम करते हुए ये सब बेसिक नीड्स होता है, टी कॉफी का एक अरेंजमेंट, एक रेस्टिंग रूम, एक टॉयलेट, ये सब तो होना चाहिए। तो जब हम लोग प्लांट का लेआउट करेंगे तो वहां पर ये सारा डिजाइनिंग भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग किस तरह के वर्कर को रख रहे हैं काम में, मेल फीमेल ज्यादा है, कैसे हैं, ठीक है, उनका काम कैसा है, मतलब स्टैंडिंग है, सीटिंग है। अगर मान लो सीटिंग ज्यादा है तो उसके हिसाब से जो लेआउट बनेगा, ठीक है, स्टैंडिंग ज्यादा काम है, हो रहा है, काम जो हो रहा है ज्यादा खड़े खड़े हो रहा है, तो उस हिसाब से बनना चाहिए। तो वर्कर का काम करने का नेचर क्या बन रहा है उसके ऊपर भी हमारा लेआउट जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्लांट लेआउट प्रिंसिपल। ये तो हम लोगों ने पढ़ा, ये देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फंडामेंटल क्या क्या फैक्टर्स होता है, ठीक है, फिर पढ़ा प्राइमरी फैक्टर्स क्या होता है, फिर पढ़ा अदर फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, अदर फैक्टर्स वाला पूछा जाता है, ठीक है, मतलब सारा ही पूछा जाता है कि प्लांट लेआउट में क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तब हमें सारा चीज ही बताना पड़ेगा। अभी देखने से इतना ज्यादा लग रहा है, लेकिन याद करके लिखेंगे तो सारा चीज एग्जाम में याद नहीं होगा। लेकिन अगर अगर हम लोग सारा चीज पढ़ के जाएंगे तो इससे आधा बन जाएगा लिखते हुए, ठीक है। तो इसीलिए फंडामेंटल लेआउट, फंडामेंटल जो फैक्टर्स है वो प्राइमरी फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया कि किस तरह से हम लोग डिपेंड करेंगे कि लेआउट का डिजाइन क्या होना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लांट लेआउट प्रिंसिपल्स। प्लांट जब हम लोग लगाएंगे, प्लांट का डिजाइनिंग जब करेंगे तो क्या क्या प्रिंसिपल होता है, क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो ये ध्यान में रखना चाहिए मिनिमम ट्रैवल हो, इसके ऊपर ही क्वेश्चन बना हुआ है, इस पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये सिर्फ मिनिमम लेआउट के ऊपर ही बना हुआ है। बहुत सारा प्रिंसिपल है लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो मिनिमम ट्रैवल के ऊपर होगा। मिनिमम ट्रैवल का मतलब है कि जो वर्कर है, ठीक है, उन्हें रॉ मटेरियल लेके फैक्ट्री तक जाने के लिए ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, इस तरह से हमारा प्लांट का डिजाइनिंग करना चाहिए, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं द लेआउट, the layout selected in conformity with layout principles should be an ideal one. These principles are,
अच्छा, द लेआउट सिलेक्टेड इन कंफर्मिटी विथ लेआउट प्रिंसिपल्स, जो लेआउट सिलेक्ट किया जाएगा उसमें लेआउट प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, तभी एक आइडियल लेआउट हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि हर चीज का प्रिंसिपल तो होता है ना, एक रूल्स होता है, एक प्रिंसिपल्स होता है, अगर हम लोग वो प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हमें एक सक्सेस मिलता है। तो लेआउट बनाने का जो प्रिंसिपल है वो अगर फॉलो करेंगे तभी हम लोग आइडियल जो लेआउट है वो बना पाएंगे। प्लांट का लेआउट का बात हो रहा है यहाँ पर। दिस प्रिंसिपल्स आर, पहला प्रिंसिपल्स होता है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल, मेन एंड materials should travel the shortest distance between operations so as to avoid waste of labor and time, minimize the cost of minimize the cost of material handling। अच्छा, तो मिनिमम ट्रैवल का प्रिंसिपल क्यों लगाया गया है, ठीक है, तो मिनिमम ट्रैवल का प्रिंसिपल इसीलिए लगाया गया है, अगर मान लो कि जहां पर फैक्ट्री का एंट्रेंस गेट है, जहां पर प्लांट लगा हुआ है, वहां से जहां पर फैक्ट्री है एक्चुअली, ठीक है, जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जहां फैक्ट्री लगा हुआ है और जो एंट्रेंस है वहां से लेबर को बहुत दूर चल के जाना पड़ता है फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए, मान लो वहां पर लग जाता है 10 मिनट, ठीक है, अगर ऐसा डिस्टेंस बना दिया गया, या फिर रॉ मटेरियल जो है पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम तो लग रहा है क्योंकि बहुत दूरी पे है, रॉ मटेरियल का स्टोरेज गोडाउन जो है फैक्ट्री जहां पर लगा हुआ है उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए टाइम भी ज्यादा लग रहा है, और मान लो इतना ज्यादा दूरी है कि उसको हमें क्या करना पड़ रहा है, किसी एक मीडियम के थ्रू से ले जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो अगर जैसे मान लो ट्रॉली वगैरह के थ्रू से लेके जाना पड़ रहा है तो ये एक मिसमैनेजमेंट हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। तो वही बोल रहा है कि मेन एंड मटेरियल शुड ट्रेवल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जितना कम डिस्टेंस लगे वर्कर को फैक्ट्री तक पहुंचाने में और मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए, उसमें हमें ध्यान में रखना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑपरेशन सो एज टू अवॉइड वेस्ट ऑफ लेबर, लेबर का टाइम जो है वो बेकार ना जाए, ठीक है, मतलब ऐसा ना हो, क्योंकि ये सब तो अनअवॉइडेबल होता है ना, हम लोगों ने लेबर कॉस्टिंग में पढ़ा था कि लेबर अपना नाम जो है अटेंडेंस का लिखवाने के बाद जब वहां से निकल के फिर जाएगा फैक्ट्री तक पहुंचेगा, तो ये जो टाइम का जो वेस्टेज होता है इसे हम लोग बोलते हैं मतलब नॉर्मल वेस्ट, ठीक है, नॉर्मल टाइम वेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं, इतना तो लेबर को करना ही पड़ेगा, वो आते साथ तो फैक्ट्री में जा नहीं सकता है, उसको तो डिस्टेंस कवर करना ही पड़ेगा, लेकिन वो मिनिमम होना चाहिए। अगर वो प्लांट लेआउट ऐसा लगा दिया कि वो मैक्सिमम हो जा रहा है तो हमारे लिए तो लॉस है, लेबर का टाइम ज्यादा वहां पर चला जाएगा। एंड टाइम मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मेटेरियल हैंडलिंग, और मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी कम होना चाहिए। अब अगर मान लो मेटेरियल को लेके आने के लिए मीडियम वगैरह का यूज हो रहा है तो वहां पर भी तो एक खर्चा लग जा रहा है, तो वो कॉस्ट हमारा मिनिमाइज हो जाएगा अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल को फॉलो करते हैं। कितना कम ट्रैवल करके हम लोग अपने वर्कर को और मेटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचा सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पहला प्रिंसिपल हो गया। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस मतलब किस तरह से मशीन्स को लगाया गया है, ठीक है, मतलब मशीन का सीक्वेंस क्या है, मतलब किसके बाद कौन सा मशीन लगाया गया है, या फिर प्रोसेस का जो सीक्वेंस है वो कैसा है, तो सीक्वेंशियल ऑर्डर जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट बने वो सही बने, ठीक है। सीक्वेंस मतलब हर एक चीज का तो एक सीक्वेंस होता है ना, कि
कौन से मतलब किसके बाद हमें कौन सा चीज पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग जब फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसका भी एक सीक्वेंस होता है, पहले जर्नल पढ़ना चाहिए उसके बाद ही लेजर, पहले लेजर फिर जर्नल थोड़ी ना होगा, पहले जर्नल फिर लेजर फिर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इस तरह से होता है, फिर उसके बाद जो है फाइनल अकाउंट्स, इस तरह से हमें सीखना चाहिए। तो हर एक चीज का सीक्वेंस होता है, तो यहाँ पर भी हमें प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम लोग परफेक्ट जो है प्लांट लेआउट बना पाए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, मशीन्स का और ऑपरेशंस का। मशीन का सीक्वेंस मतलब कौन से मशीन्स को कहां पर लगाए, मान लो कि एक जगह पे 3-4 मशीन्स लगा हुआ है, ठीक है, तो कौन से प्रोडक्शन में प्रोसेस, ये यहाँ पर अगर पहला प्रोसेस होना चाहिए फिर दूसरा फिर तीसरा, तो इस सीक्वेंस में लगना चाहिए, ठीक है। तो सीक्वेंस जो है वो सही तरीके से फॉलो करके हमें लगाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं मशीनरी एंड ऑपरेशंस should be arranged in a sequential, should be arranged in a sequential order. This principle is best achieved in product layout and efforts should be made to have it adopted in process layout. Machinery and operations should be arranged in a sequential order. This principle is best achieved in product layout. प्रोडक्ट लेआउट जब हम लोग डिसाइड करते हैं तभी जाके ये प्रिंसिपल सबसे ज्यादा हम लोग फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि कैसा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का लेआउट मतलब क्या, किस डिजाइन का प्रोडक्ट बनेगा, कैसा बनेगा, उसका पैकेजिंग वगैरह क्या होगा, उस हिसाब से मशीन, उस हिसाब से हम लोग अपना एक्टिविटी डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो प्रोडक्ट का प्रोसेस का लेआउट मतलब ये ऑपरेशन से एक्टिविटी हो गया, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मशीन किस सीक्वेंस में लगना चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट लेआउट एंड एफर्ट शुड बी मेड टू हैव इट अडॉप्टेड इन प्रोसेस लेआउट, ठीक है। तो बोल रहा है कि दिस प्रिंसिपल इज बेस्ट अचीव्ड इन प्रोडक्ट लेआउट एंड एफर्ट शुड बी मेड टू हैबिट। अगर हम लोग अपना एफर्ट लगाते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, प्रोसेस लेआउट के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ यूसेज। एवरी यूनिट ऑफ available space should be effectively utilized। जितना जगह है पूरे जगह का यूटिलाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जगह खाली पड़ा है, बेकार पड़ा है, बट वहां पर अगर हम लोग चाहे तो कुछ कर सकते थे। तो प्रिंसिपल ऑफ यूसेज मतलब फुल्ली यूटिलाइज्ड होना चाहिए जितना अवेलेबल स्पेस है, कोई भी जगह हमारा बेकार नहीं रहना चाहिए। एवरी यूनिट ऑफ अवेलेबल स्पेस शुड बी इफेक्टिवली ये LY होगा, इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। अच्छा, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्टनेस।
हर चीज में मतलब पूरा चीज जो है एक कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके जो है गुड फिनिश गुड्स जो है वो हमें मिल सकता है। मतलब जो फाइनल लेआउट जो होगा, अगर हम लोग पूरे सारी चीजों का कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर हम लोग वर्कर के लिए भी अच्छा जो है फैसिलिटी ला सकते हैं, ठीक है, हम लोग अगर मिनिमम ट्रैवल भी रख पा रहे हैं, सीक्वेंस भी सही रख पा रहे हैं और यूसेज भी पूरा कर पा रहे हैं, मतलब कॉम्पैक्टनेस अगर आ रहा है, अगर हम लोग ये फॉलो कर पा रहे हैं, तो हमारा जो मतलब वेल इंटीग्रेटेड और अगर कॉम्पैक्ट होगा तो सबसे मतलब जो फाइनल लेआउट होगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट वे से चल सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर शुड बी ए हार्मोनियस फ्यूजन ऑफ ऑल द रेलिवेंट फैक्टर्स। मतलब ये सारे फैक्टर्स का बात हो रहा है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रेवल ये भी हम लोग फॉलो करवा पा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस को भी फॉलो कर पा रहे हैं और प्रिंसिपल ऑफ यूसेज को भी फॉलो कर पा रहे हैं, तो एक कॉम्पैक्टनेस जरूर दिखेगा हमें, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्टनेस भी ऑटोमेटिकली फॉलोड होगा। देयर शुड बी ए हार्मोनियस फ्यूजन ऑफ ऑल द रेलिवेंट फैक्टर्स सो दैट द फाइनल लेआउट looks well integrated and compact। अगर हम लोग सारा प्रिंसिपल फॉलो कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हमें एक वेल इंटीग्रेटेड एंड कॉम्पैक्ट लेआउट जो है वो दिखेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सेटिस्फाइड। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन। वर्कर लोगों का सेफ्टी, हमें ऐसा लेआउट बनाना चाहिए प्लांट का ताकि वर्कर लोगों का सेफ्टी जो है वो बिल्कुल हम रहे, ठीक है, वर्कर लोग अनसेफ फील ना करें और काम करके उनको एक सेटिस्फेक्शन रहे, ठीक है, उनको कंफर्टनेस रहे, ऐसा ना हो कि उनको सफोकेशन हो रहा है, ऐसा मतलब बहुत ही जो है लेआउट जो है वो बहुत ही ज्यादा अगर सफोकेटेड बना हुआ है जहां पर फैक्ट्री वगैरह लगा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हेल्थ हैजर्ड्स उनका नहीं होना चाहिए, उनका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, तो उनका सेफ्टी सिक्योरिटी और काम करके उनको उनका कोई मतलब हेल्थ इश्यूज हो या फिर जो भी मतलब माइंड इश्यूज ये सब नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सेटिस्फेक्शन ये भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वर्कर लोगों को हम लोग इग्नोर करके कर ही नहीं सकते, ये तो हमारा प्रायोरिटी होना ही चाहिए। तो द लेआउट शुड contain built in provision for safety for the worker. It should also be planned on the basis of the comfort and convenience of the work men so that they feel satisfied।
जैसे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा एक हमारा टारगेट रहता है, उसी तरह से जो वर्कर हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनका सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं जो लोकेशन मतलब जो इन्वायरमेंट है वहां पर काम करके, तो फिर वो ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएंगे, वो चले जाएंगे। तो लेबर का जो टर्नओवर है वो देखने को मिलेगा, जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो उनका सेफ्टी सेटिस्फाइड होना काफी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। principle of flexibility. The layout should permit revisions with the least difficulty and at minimum cost. अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है, द लेआउट शुड परमिट रिविजन्स विद द लीस्ट डिफिकल्टी एंड मिनिमम कॉस्ट। मतलब अगर हम लोग चाहे तो जो लेआउट है उसको ऑल्टर मतलब चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिशन डिलीशन कर सकते हैं, प्लेसेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, मतलब इस तरह का हमारा प्लांट लेआउट होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे चेंज कर पाए, उसे रिवाइज कर पाए। द लेआउट शुड परमिट रिविजन, ठीक है, रिवाइज करने का जो परमिशन है वो मिले। कब मिलेगा, अगर लेआउट हमारा फ्लेक्सिबल होगा विद द लीस्ट डिफिकल्टीज। और इसमें डिफिकल्टीज नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉस्ट मतलब कॉस्ट इफेक्टिव बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जा रहा है पूरे चीजों को चेंज करने पे। तो मिनिमम डिफिकल्टीज और मिनिमम कॉस्ट, थोड़ा बहुत पैसा लगा के अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं उसमें, तो इसे बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हम लोगों ने ध्यान में रखा जब हम लोगों ने प्लांट लेआउट बनाया था। ठीक है, तो ये भी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ये तो समझ में ही आ रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, जो फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदने में जो पैसा लग रहा है, अगर हम लोग उसमें देखें कि कितना कम इन्वेस्टमेंट करके हमें सही मशीन वगैरह मिल जाए, उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब हमारा फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें हमारा सेविंग्स दिखे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा अगर हम लोग अननेसेसरी मशीन खरीद के लगा रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हमें कितना अच्छा चीज मिल रहा है। ठीक है, तो the layout should result in savings in fixed capital investment, not by avoiding installation of the necessary facilities, but by an intensive use of available facilities.
इसका मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम लोग नेसेसरी चीजों को भी ना ले, ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर हम लोग को जो जरूरत है, बेसिक नीड्स है मशीन्स वगैरह का, वही अगर हम लोग नहीं लेंगे तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो प्लांट कैसे बनेगा। तो वही बोल रहा है कि हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो बेसिक नेसेसरी है, जो बेसिक नेसेसिटी है या फिर जो बेसिक फैसिलिटीज है उसे ही अवॉइड कर दे, ऐसा नहीं है। बट हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वही बोल रहा है, द लेआउट शुड रिजल्ट इन सेविंग्स इन फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉट बाय अवॉइडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द नेसेसरी फैसिलिटीज बट बाय एन इंटेंसिव यूज ऑफ अवेलेबल फैसिलिटीज। जो करेंट फैसिलिटीज है उसे हम लोग कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं, उस चीजों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, तो ये जो है इस पॉइंट पे हमारा कंप्लीट हो जाता है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइसेस, प्लांट लेआउट का चॉइसेस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट था टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये देखो, ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री था, इसे एक बार बता देते हैं। अगर थोड़ा सा आ जाता है तो प्रोडक्ट के अंडर था, बट हम इसे अलग से दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर इसे लिखना जरूरी नहीं है, हम इसे अलग से दिखा रहे हैं। अगर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बाई चांस अगर कुछ थ्योरी में पूछ ले तो यहाँ पर हेड कर देते हैं इंडस्ट्री का टाइप्स में क्या बताया गया है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, कितने तरह का इंडस्ट्री होता है। अच्छा, सिंथेटिक, एनालिटिकल, कंडीशनिंग, एक्सट्रैक्टिव। तो चार तरह का इंडस्ट्री होता है, ठीक है। एक हो गया सिंथेटिक इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और ये सबका जो है दो दो टाइप है, ये सबका दो टाइप है। ये देखो यहाँ पर भी इसी तरह से क्या हुआ है, आई और सी। आई का मतलब होता है इंटरमीडिएट और सी का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख के हम समझा देते हैं दोनों का मतलब क्या है, वैसे बुक में दिया हुआ नहीं है, हम समझा देते हैं क्या है, बाई चांस अगर पूछ ले तो। यहाँ पर लिखते हैं इंटरमीडिएट, कंटिन्यूअस। इंटरमीडिएट, कंटिन्यूअस, यहाँ पर भी सेम, इंटरमीडिएट, कंटिन्यूअस। इंटरमीडिएट, कंटिन्यूअस। अच्छा, तो इसका थोड़ा सा हम हिंट्स बता देते हैं कि इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है, देखो चार तरीके से, सिंथेटिक, एनालिटिकल, कंडीशनिंग, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, और बाद में ये सारे इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। एक्चुअली ये प्रोडक्शन बेसिस पे है, ठीक है। ये इंडस्ट्री जो है किस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उसके बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, सिंथेटिक, एनालिटिकल, कंडीशनिंग, एक्सट्रैक्टिव, ये जो है ये प्रोडक्ट कैसा प्रोड्यूस करिए, इनके फिनिश गुड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये जो है ये प्रोडक्शन कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन है कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है। तो पहले देखो सिंथेटिक जो है इसका मतलब क्या होता है। सिंथेटिक जो इंडस्ट्री है, सिंथेटिक इंडस्ट्री का मतलब होता है वो इंडस्ट्री, ठीक है, जिसमें
दो से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करके एक, मतलब रॉ मटेरियल मोर देन वन होगा और जो फिनिश गुड्स होगा वो एक ही होगा, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब हो गया कि रॉ मटेरियल जो है वो मोर देन वन होगा, बट जो आउटपुट है वो एक ही रहेगा। जैसे कि सीमेंट, सीमेंट का जो है सीमेंट, फ्रैग्रेंस, प्लास्टिक, ठीक है, ये सब इंडस्ट्री होता है सिंथेटिक इंडस्ट्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंथेटिक industries are those industries that combine various ingredients and make a new product, like cement, fragrance, plastics, ठीक है। मतलब ये ऐसा इंडस्ट्री है, ये ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर रॉ मटेरियल मोर देन वन होगा, रॉ मटेरियल वन, रॉ मटेरियल टू, रॉ मटेरियल थ्री, और जो आउटपुट आएगा वो फिनिश गुड्स वन बनेगा, एक ही फिनिश गुड्स बनेगा इतने सारे रॉ मटेरियल को मिला के, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सा इंडस्ट्री लिखवाया है मैंने, देखो इसके बाद एनालिटिकल, एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री ये जस्ट ऑपोजिट है सिंथेटिक इंडस्ट्री का। यहाँ पर रॉ मटेरियल एक होगा लेकिन आउटपुट मोर देन वन होगा, फिनिश गुड्स मोर देन वन होगा, इसे हम लोग बोलेंगे एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल इज converted into several useful material। अलग अलग बहुत सारा उससे आउटपुट आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तो ये इज सेपरेटेड इनटू पेट्रोल, डीजल, एटसेट्रा। मतलब ये इंडस्ट्री का कंसेप्ट क्या हो गया, इस इंडस्ट्री का कंसेप्ट हो गया रॉ मटेरियल जो है वो एक है लेकिन जो आउटपुट आएगा वो मोर देन वन आएगा। मतलब हम इसे फिनिश गुड्स ही लिखते हैं, मतलब एक बार के लिए फिनिश गुड्स लिखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसका और भी ऑल्टरनेटिव यूज हो जाए, लेकिन प्रोसेस के बाद मोर देन वन फिनिश गुड्स आएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया। ये हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग इंडस्ट्री, देखो कंडीशनिंग इंडस्ट्री जो है
इसका उस तरह से कुछ डेफिनेशन वगैरह तो नहीं है कि कंडीशनिंग इंडस्ट्री क्या होता है, बट कंडीशनिंग का मतलब होता है कि मतलब कुछ कैसे जो है मतलब रहना चाहिए, ठीक है। मतलब इसे सिखाया जाता है कि कैसे सोसाइटी वगैरह में एडप्ट वगैरह करना चाहिए, ये चीज को कंडीशनिंग बोलते हैं। बट इंडस्ट्री के केस में वैसे क्लियरली कहीं पर भी नहीं बोला है कि कंडीशनिंग इंडस्ट्री क्या होता है, ठीक है। मुझे भी कुछ खास इसका मिला नहीं, कंडीशनिंग इंडस्ट्री क्या होता है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कंडीशनिंग इंडस्ट्री। कंडीशनिंग इंडस्ट्री, तो इसका भी हम डेफिनेशन फिलहाल नहीं लिखा रहे, ठीक है। कंडीशनिंग इंडस्ट्री जो है इसका अलग से उस तरह से कुछ भी मुझे नहीं मिला, तो एक बार रहने दो। कंडीशनिंग इंडस्ट्री क्या होता है देखेंगे बाद में, अगर मुझे मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिव, ठीक है। इसका डेफिनेशन मुझे मिला नहीं, तो ये छोड़ दो, ठीक है। ये मैंने लास्ट भी ढूंढा बट इसका कुछ नहीं मिला। ये वाला लिखा देते हैं, ये वाला पता है, एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव मतलब जो नेचुरली कुछ एक्सकर्शन करती है, जो इंडस्ट्री एक्सकर्शन का काम करती है, उन्हें बोला जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब है जैसे मेटल रिमूव कर रही है, मिनरल्स वगैरह ये सब, ठीक है। अगर मतलब जो मिट्टी के नीचे से कुछ एक्सकर्शन कर रही है, ऑयल हो गया, गैस हो गया, माइनिंग, ठीक है। ये सबको बोलते हैं एक्सकर्शन इंडस्ट्री, ऐसा काम जो भी कर रही है। तो द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री consist of any operations that remove metals, minerals and aggregative aggregates from the earth। मतलब नेचुरल रिसोर्सेस का जो एक्सकर्शन होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव processes include oil and gas excursion, extraction, extraction, mining, quarrying, etc। अच्छा, अब ये तीन इंडस्ट्री तो मैंने बता दिया। कंडीशनिंग का उस तरह से कुछ डेफिनेशन है नहीं। अब इंटरमीडिएट और कंटिन्यूअस इंडस्ट्री क्या होता है, इंटरमीडिएट एंड कंटिन्यूअस। इंटरमीडिएट एंड कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर लिख देते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इंडस्ट्री का मतलब होता है जहां पर प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली नहीं होता है, इरेगुलर वे में प्रोडक्शन होता है, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इट इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस that use irregular production schedule
to create several different product using one production line। मतलब इनका जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, ठीक है। लो वॉल्यूम प्रोडक्शन, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया ना, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, इनका कोई बेसिक शेड्यूल नहीं है कि ये प्रोडक्ट इतना ही होगा, ठीक है। तो ये जो है मतलब इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इरेगुलर बेसिस पे होता है, इरेगुलर प्रोडक्शन शेड्यूल को मेंटेन करते हुए होता है। इनका कोई मतलब पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं बना हुआ है कि हर साल इतना ही प्रोडक्शन या फिर हर मंथ इतना ही होगा, ठीक है। और अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है, बट कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो दूसरा मेथड क्या था, दूसरा इंडस्ट्री है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इंडस्ट्री। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम मतलब जहां पर एक फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जो है होता रहता है, ठीक है, मतलब एक ही तरह का प्रोडक्शन चलता रहता है। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इज अ फ्लो प्रोडक्शन method used to manufacture, produce or process material without interruption। एक ही तरह का प्रोडक्शन जो है जब चलता रहता है तब हम लोग उसे बोलते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस इंडस्ट्री, ठीक है। ऐसा इंडस्ट्री जो कंटिन्यूअसली अपना प्रोसेस रखता है उसे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस इंडस्ट्री, जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग वगैरह ये सब हो जाएगा। कंटिन्यूअस टाइप ऑफ इंडस्ट्री, हाँ। अच्छा, इसके बाद क्या है देख लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ लेआउट। अच्छा, कितने तरह का लेआउट होता है, ठीक है। जैसे कि प्रोसेस लेआउट बताया है, प्रोसेस लेआउट है, प्रोडक्ट लेआउट है, और लेआउट इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड पोजीशन, मिक्स्ड लेआउट और कंबाइंड लेआउट, लेआउट ऑफ सर्विस फैसिलिटी, अदर फैसिलिटीज विथ रेफरेंस टू प्लांट लेआउट। अच्छा, और इम्पोर्टेंस ऑफ लेआउट, ठीक है। उसके बाद ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। आज हम लोग इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये टाइप्स ऑफ लेआउट और जो इम्पोर्टेंस ऑफ लेआउट ये वाला जो है ये पॉइंट पढ़ने के बाद हम लोग जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं पहले।